नमस्कार। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कृषि कानून बिल के विरोध में आज हजारों की संख्या में किसान बिजनौर के ITI कॉलेज में इकट्ठा हुए हैं। पंचायत में राकेश टिकैत व नरेश टिकैत नहीं पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच गए हैं। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत सहित सपा के कई विधायक और जिला पदाधिकारी, शिवसेना के पदाधिकारी और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। कृषि कानून बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर में 70 दिन से ज्यादा धरने पर बैठे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली पुलिस और किसान में काफी नोकझोंक हुई थी। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर दिल्ली पुलिस द्वारा मुकदमा लिया गया था। इस मुकदमे के बाद किसान राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिली है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद आज बिजनौर जनपद के ITI कॉलेज में महापंचायत का आयोजन किया गया है। पंचायत में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पहुंचने थे, लेकिन किसी कारण से वे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उनकी जगह भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत और रालोदा के नेता जयंत चौधरी जरूर पंचायत में पहुंचे हैं। वहीं पंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। महापंचायत में सभी किसान नेता और जयंत चौधरी ने भी तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने बिजनौर प्रशासन को चेताया कि अगर प्रशासन ने किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर जाने से रोका तो सारे सरकारी कार्यालय पर भूसा भर देंगे। चौधरी दिगंबर सिंह ने किसानों पर चौधरी अजीत सिंह का पूरा एहसान बताया। उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह का किसानों पर बहुत बड़ा एहसान है जो किसान नहीं उतार सकता। वो टीम जिसमें उस तांडव को झेलने का सबसे पहला काम करा तो बिजनौर में उन सभी राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद। जीवन केजरीवाल वोटों की राजनीति में थी, किसान देखे उनका भी धन्यवाद। उन सामाजिक संगठनों को भी धन्यवाद। जब प्रोग्राम में एक बात कहा करते थे, आपको बोलने को सिखा गया, दुश्मन को भी जानने सिखा गया। हमने तो ख्याल करते लोग छुटवाने का काम, छुट्टे मारने का काम कर लो। उस बात को ध्यान रखो, आगे सुनने की जगह जो छूटे हुए किसान को, उन पर झंडे को जो इस काम को करते गए, कमजोर को नहीं होता। चोरी की केस कागज से ना कमजोरी होगी धन तो बढ़ाना। हमें तो उन्होंने लूटा दिया, कहा तो दम था, कमजोरी उन लोगों ने दिखाने का काम करा किसान आंदोलन में। देश को से ज्यादा शहीद हो चुके हो। और हिंसा का रूप लेकर जातीय हिंसा सरदारों की आंदोलन बताकर, पाकिस्तानी बताकर किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश करी जाएगी।
हमारे चाहे कुछ लोगों से है, बड़े बड़े घरों के हैं वो लोग, आज भी उनके भक्त हैं। वे अपने दिमाग में और दिल में जो उन्होंने बात बैठान किए, हमें उनके बीच आकर अपनी बात बैठानी पड़ेगी। वे हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे बीच के लोग हैं। आज भी कुछ लोग हैं कहने से साहब ये कानून मोदी जी ने नहीं बनाए, ये तो नरेंद्र तोमर ने गलत ब्रीफ कर दिया होगा। नहीं, मोदी जी के ब्रीफ हो, लश्कर हो या उनके समझ हो, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, वे खुद सुनते हैं। ये कानून खुद उन्होंने चुनकर बनवाए और फिर लोगों से ये बनवाए हैं। हर समाज का एक आदर्श होता है, बराबरी होनी चाहिए। तो यह है कोई किसान जिसकी आय दुगनी होने वाली हो, अगर नहीं गिराने कैसे चलोगे? और लखनऊ में बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, जो आप देखो सर से हर भोर काम के पूरा कर रहे होते हैं। इतना बोले हैं मुख्यमंत्री का, आधा घंटा निकाल के लखनऊ में बैठक ले लो और संजय का हाल क्या होगा तय कर लो। इसके बावजूद से नहीं बना, इसके बावजूद में आपने आपका अनुभव है, कड़वा अनुभव लखनऊ में सरकार बैठी है, उसने किए पूंजीपतियों के आगे। और उस क्षेत्र में जहाँ कानून है आपके लिए, आपके हितों की बचाव और रक्षा के लिए कानून है, सबसे सरकार ये घूमने दे भाई किसान के लिए। और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट फाइल हमारे चाहे कुछ लोगों से है, बड़े बड़े घरों के हैं वो लोग, आज भी उनके भक्त हैं। वे अपने दिमाग में और दिल में जो उन्होंने बात बैठान किए, हमें उनके बीच आकर अपनी बात बैठानी पड़ेगी। वे हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे बीच के लोग हैं। आज भी कुछ लोग हैं कहने से साहब ये कानून मोदी जी ने नहीं बनाए, ये तो नरेंद्र तोमर ने गलत ब्रीफ कर दिया होगा। नहीं, मोदी जी के ब्रीफ हो, लश्कर हो या उनके समझ हो, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, वे खुद सुनते हैं। ये कानून खुद उन्होंने चुनकर बनवाए और फिर लोगों से ये बनवाए हैं। हर समाज का एक आदर्श होता है, बराबरी होनी चाहिए। तो यह है कोई किसान जिसकी आय दुगनी होने वाली हो। प्रतापगढ़ में युवा मजदूर व समाज के संभ्रांत लोगों ने बजट पर अपना पक्ष रखा। भाजपा नेता कुंदन सिंह ने कहा कि बजट दूरगामी है और बजट बहुत ही बढ़िया है और इसके साथ ही देश की सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया है। तो वहीं मजदूर वर्ग भी बजट से खुश नजर आया। युवा वर्ग का कहना है कि सैनिक स्कूलों के माध्यम से भटक रहे युवाओं को एक उचित मार्ग मिलेगा और उचित मार्ग की तलाश में भटक जाने वाले युवा भटके नहीं और देश की सुरक्षा के प्रति उनकी तैयारियों को नए आयाम मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे उस बजट किस तरह से आप देखते हैं? बजट निश्चित रूप से देशवासियों के लिए बहुत हितकारी है और अच्छा बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और जैसा कि स्वास्थ्य के बारे में 2.38 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार पिछले दिनों में भी 5 लाख का बीमा गरीबों को दिया था स्वास्थ्य के लिए, और अगले में भी इस तरह की योजना किया है कि जिसमें हमारे देश में स्वास्थ्य के लिए कोई वंचित, स्वास्थ्य मतलब इलाज के लिए कोई वंचित न रह जाए, कितना भी गरीब हो अपना इलाज सरकारी धन से करा सके, इस तरह की योजना है। 100 सैन्य विद्यालय खोलने के लिए
सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। 100 सैन्य विद्यालय प्राइवेट लोगों से मिलकर खोले जाएंगे, जिसमें आम जनता तक, समाज के निचले पायदान के लोग भी बड़ी शिक्षा लेकर और सेना में बड़ी जगह को प्राप्त कर सकेंगे। देश का अन्नदाता किसान आज बॉर्डर पर बैठा है लगभग कई महीनों से, और सरकार लागत मूल्य के 1.5 गुना ज़्यादा एमएसपी देने की बात कर रही है। कैसे संभव है? दोहरा चरित्र क्यों है सरकार का? पहली बात तो ये कि देश के सरहद पर या देश में बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो प्रायोजित है। निश्चित रूप से ये प्रायोजित लोग हैं और इनको तैयार करके बैठाया गया है। ये सुनियोजित एक बड़ा षड्यंत्र है। किस तरीके से देखते हैं आखिरी शब्द आप बजट के लिए? बजट निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है और देश के लिए बहुत लाभकारी और हितकारी है। हम इस बजट की प्रशंसा करते हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह। नाम है आपका? मयंक सिंह। और मयंक जी, जिस तरह से सरकार ने 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात की है प्राइवेट संस्थाओं के साथ मिलकर पार्टनरशिप पे जी, और सरकार का दावा है इससे सैन्य रक्षा के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? जितने आम वर्ग के लोग हैं, जितने मजदूर लोग हैं, जितने हर वर्ग के लोग हैं, उनको सैनिक स्कूल खुलने से उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी ऊंचाई मिलेगी। सैनिक में जाने के लिए उनको सब कुछ अच्छा रहेगा। और जो लड़के भटक जाते थे या मेहनत करते थे, उन्हें उचित रास्ता नहीं मिलता था, अब तो डायरेक्ट उनको अच्छी शिक्षा और सैनिक में जाने के लिए अच्छी ऊंचाई मिलेगी। हाँ, और जो सरकार स्वास्थ्य के लिए पैसा बढ़ा दी है, लगभग 2.38 हज़ार करोड़ रुपए दे रही है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। कोरोना का टीका भी आ रहा है, टीके के लिए भी पैसा दे रहे थे। किस तरीके से देखते हैं? बजट को अच्छा मानते हैं या नहीं? बहुत अच्छा मानते हैं। इस बजट को पूरी तरीके से बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए कि जितने मजदूर टाइप के जितने हमारे तरीके के आदमी हैं, हाँ। उनको बहुत अच्छी सरकार जो दे रही है बहुत अच्छा दे रही है। इस कौन सा जिला है आपका? प्रतापगढ़। नाम है आपका? नवीन चंद मौर्य। क्या करते हैं आप? मजदूरी। सरकार ने आज बजट पेश किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, हाँ। और कहा कि 50 लाख मजदूर, हाँ। जो अस्थायी मजदूर हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है और सरकार अब तय करेगी। जैसे पहले मालिक तय करते थे किसको क्या मजदूरी मिलेगी, अब सरकार तय करेगी कि मजदूरी क्या है। सरकार के फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? हमको तो अच्छा है। अगर गरीब आदमी को जो मिल जाएगा वही ठीक है। मजदूरी बढ़ जाएगी, गरीब आदमी काम करेगा, खुश रहेगा। जो आप लोग 200-300 पाते थे, अब सरकार निश्चित कर देगी कि एक महीने में कितने मिलेगा, तो इसे किस तरह देखते हैं? हमको तो अच्छा है, जितना बढ़ जाएगा वही अच्छा है। बजट से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश। जनपद सहारनपुर की रामपुर मनिहारन कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस की इस कार्रवाई ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके साथ 2 और अभियुक्त भी यही काम करती हैं, जो इस वक्त फरार हैं। एसीबी सिटी विनीत भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्त से 12 पासपोर्ट व 7 वीजा व 1 रबर मोहर मौजूद मिली। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया अभियुक्त फर्जी पासपोर्ट बनाने के नाम पर पैसा वसूल करता था। उन्होंने बताया कि गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है। ऐसे जो है डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। इसमें तुरंत ही समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो इसके दोनों साथी हैं उनकी भी तलाश हम कर रहे हैं। विवेचना से सारी सत्य का उद्घाटन हो सकेगा। सर, इसके द्वारा जो पासपोर्ट दिए गए हैं बनाकर, क्या उनको भी किसी ने ट्रैवल भी किया है? कोई ऐसा मामला है सामने? देखिए, मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें विवेचना की श्रेणी में हैं और अभी इनके बारे में कुछ बता देना जो है ये ठीक नहीं होगा। हमें थोड़ा सा समय से मिले तो विवेचना से ही सारी बातों का पता चलेगा। हमने जो और एजेंसीज हैं जो कि पासपोर्ट और वीज़ा और इस तरह के डॉक्यूमेंट से जुड़ी होती हैं, उनको भी हमने सूचित किया है ताकि इसमें पुलिस कार्रवाई के अलावा अगर और कुछ एंगल्स भी हैं तो उनको भी जो है हम। सहारनपुर में ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां इस बार एक पेंशनधारी ठगी का शिकार हो गया और उसके एटीएम से लाखों रुपए निकाले गए हैं। पूरा मामला थाना देवबंद के खालापट्टी खंडी निवासी सुरेश दत्त का है, जिनके पोते विपुल द्वारा बताया गया कि दादा सुरेश दत्त की पेंशन 1 तारीख से आ जाती है, जिसके बाद में उन्हें पिछले 4 तारीख से एटीएम में 25,000 निकालकर एटीएम में पैसे अपने दादा को दे दिए, जिसके बाद 4 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ठगों द्वारा 2 लाख रुपए से ज्यादा रुपए निकालकर पूरा एटीएम ही खाली कर दिया गया। जिसके पता हमें 29 तारीख को चला है, तो हम बैंक गए जहां पर हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद आज हम सहारनपुर के पुलिस लाइन स्थित साइबर क्राइम ऑफिस में जाकर पूरी सूचना दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र भी दे दिया है, जिसके बाद अब सहारनपुर
एसपी से भी मिले हैं, जहां उन्होंने फिलहाल हमें कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किस तरह ये ठग लगातार सक्रिय होते जा रही है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाता है। वहीं एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया है कि मामले का पूरा संज्ञान लेकर संबंधित थाने को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आम जनता से अपील की है कि आप अपना ओटीपी आदि किसी से कभी शेयर ना करें। थाना क्षेत्र देवबंद में कोई ठगी का मामला है, ऑनलाइन ठगी एटीएम से, क्या पूरा मामला है? ये देखिए, एक थाना देवबंद में एक सुरेश दत्त हैं, ये पुत्र श्री बिनारसी दास, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनके जो है एटीएम से इनके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है और इनका एटीएम इन्हीं के पास था। उसमें जो है प्रार्थना पत्र को हमने साइबर सेल के लिए भी दे दिया है और थाने को भी बता दिया है। इसमें जांच होकर जो भी होगा उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, ऑनलाइन की ठगी के होते हैं मामले, तो आप चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो है मामला ये ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं, सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड्स जो ऑनलाइन होते हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। ये जो पिछले 1 साल 2 साल में जो ट्रेंड देखने में आया है कि ये इनमें लोग काफ़ी संलिप्त हो रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड में और बहुत ज़्यादा ठगी भी हो रही है। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आप जो है ये टीवी पर भी ऐड दिया जाता है, आरबीआई द्वारा भी दिया जाता है कि किसी को अपना ओटीपी या फिर किसी से अपना पिन या पासवर्ड शेयर ना करें। तो ये मैं यही निवेदन फिर से करना चाहूँगा कि किसी भी हालत में कहीं भी आपसे कोई ओटीपी जो है नहीं मांगा जाता है। आपका ओटीपी सिर्फ आपके लिए होता है। तो किसी भी उस पर जो है आप किसी भी हालात में किसी को भी मोबाइल पर अपना ओटीपी ना बताएं। जब आप एटीएम में जाते हैं तो आसपास ये जो है ध्यान रखें कि कोई और आदमी ना हो, अकेले आप एटीएम में हो और कोई जो वहाँ पर ये चेक कर लें कि उसमें कोई और इक्विपमेंट तो नहीं लगा हुआ जिससे कि आपके जो एटीएम जो है जो कॉपी हो सकता है। इन सब को ही करने के बाद, क्योंकि अगर इन सब का ध्यान रखेंगे तो आपके जो सुरक्षित रहेंगे, आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे, आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। आपने अगर जिस भी कहीं लापरवाही बरती और तो फिर आपके साथ ये दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए प्लीज आप खुद ध्यान रखें। इन सबको अगर इन सबको रोकना है तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में जो है इन्वेस्टिगेशन में बहुत इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बहुत दूर दूर से होते हैं। ये कोई पुणे में बैठा हुआ, कोई बेंगलोर में बैठा हुआ, कोई दुबई में बैठा हुआ, ये आपके साथ इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं। तो उनको आज दिनांक 2 फरवरी 2021 को मेहरौनी में विकलांग शिविर लगाया गया, जिसमें दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सौजन्य से यूआईडी कार्ड, विकलांग सर्टिफिकेट, आय जाति निवास बनवाए गए एवं विकलांग उपकरण के लिए फॉर्म भरवाए गए। मुख्य शिविर लगाने का उद्देश्य विकलांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं सरकारी योजनाओं को बताना प्रमुख है। विकलांग पार्टी एवं स्वास्थ्य विभाग ललितपुर के सहयोग से शिविर को लगाया गया। डॉक्टर जीएस बख्शी, डॉक्टर एमसी गुप्ता, डॉक्टर एमके गुप्ता, विकलांग पार्टी के पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ललितपुर हरिशंकर वीरपाल, राजा मान सिंह बुंदेला, पीयूष चंद्र राय, नरपत सिंह एवं इमरान खान, राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन ललितपुर जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे। विकलांग दिव्यांग के चिन्हांकन शिविर लगा है और यूआईडी कार्ड और साथ में विकलांग सर्टिफिकेट और अपनी पेंशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और विकलांग सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टरों की टीम को भी बुलाया गया है। हमारे जो चिन्हांकन शिविर वाले भवर सिंह कुशवाहा जी हैं, वो भी यहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। सब दिव्यांगों को अच्छी से फॉर्म भर रहे हैं और इस दिव्यांग के लिए जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन ललितपुर आज हमारे मेहरौनी तहसील ब्लॉक पर आज दिव्यांग सशक्तिकरण द्वारा आज कैंप लगाया हुआ है, जिसमें दिव्यांग सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, आय जाति, दिव्यांगों के उपकरण सभी हेतु कार्य किए जा रहे हैं। और आज कुल कुछ 15-17 लोगों के सर्टिफिकेट बने हुए। कुछ लोग निराश होकर भी गए हैं। हमारे एमसी गुप्ता डॉक्टर द्वारा उनके लिए इलाज के कागज़ लाए। 10-10 साल पहले के कागज़ कहां से मिलेंगे, उनका कहना है लेकर आओ। अब उनका कोई न्याय और इंसाफ के लिए जिला प्रशासन से अवगत करते हैं कि उन लोगों के लिए भी कोई प्रक्रिया दी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष अपनी आपत्तिजनक हरकतों की वजह से मीडिया की सुर्खियां बनती रही हैं और अब शहर विधायक नितेश गुप्ता को इंटरनेशनल कॉल द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हड़कंप समझ गया है। जब नगर विधायक नितेश गुप्ता द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई कि उन्हें इंटरनेट कॉल के माध्यम से किसी ने उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और प्रधानमंत्री को भी अपशब्द कहे और फोन कॉल से बीजेपी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। तुरंत इंटरनेशनल कॉल आने की जानकारी नगर विधायक नितेश गुप्ता ने गर्ज शहीद थाने में तहरीर देकर आरोपियों के लिए खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी को कॉल की जानकारी दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया है। तो पता चला वह नंबर पाकिस्तान का है। पुलिस उस नंबर के बारे में और तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है। आपको बताने की पहले भी इस तरह की इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से भाजपा नेताओं को धमकी भरे फोन आ चुकी है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी अमित आनंद द्वारा मामले को संज्ञान लेते हुए कहा गया कि नगर विधायक द्वारा गल शहीद थाने में दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिस पर कार्रवाई जारी है। कल सुबह लगभग 11:30 बजे के करीब एक इंटरनेशनल कॉल के द्वारा वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल से जान से मारने की धमकी दी गई। उसने स्पष्ट कहा कि आपको और आपके परिवार को हम लोग जान से मार देंगे। और गाली गलौज की माननीय देश के प्रधानमंत्री यादव ने मोदी जी के लिए भी उसने शब्दों का प्रयोग किया। उसके तुरंत बाद मैंने मुरादाबाद एसएसपी की प्रभाकर चौधरी को इन्फॉर्म किया और जो भी मैसेज और जिस नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था एसएसपी साहब को मैंने दिया। उन्होंने उसको सर्विलांस पे लगाया है वो नंबर, और जैसे कि ये ज्ञात हुआ है कि वो नंबर पाकिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान से वो व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी गई है। उसकी तहरीर मैंने थाना गलशेद में दे दी है और वो मुकदमा वहाँ लिखवा दिया गया है। अच्छा, क्या मतलब क्या कह रहा था? मतलब जान से मारने की धमकी दे रहा था या उसके अलावा भी उसने कुछ? एक जान से मारने की धमकी दी उसने कहा भी, मेरी उससे लगभग 1.5 मिनट बाद भी हुई। तो उसने कहा कि तुम भाजपा के विधायक हो और तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी और वार्निंग दी जा रही है। और माननीय मोदी जी को भी मारने की धमकी इसके द्वारा दी गई। इससे पहले आपको पहले भी धमकी दी? इससे पहले भी धमकी मेरे को मिली थी, उसकी भी FIR लिखाई गई थी, लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पाया था। तो उस समय SSP थे जे रविंद्र गौल साहब, उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी थी। अब भी मैंने सुरक्षा की बढ़ाने की मांग SSP साहब से की है। विधायक जो भाजपा के हैं रितेश गुप्ता जी, उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी आई थी। क्या कार्रवाई की गई है? इसमें किस तरह का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है? नगर विधायक जी ने बताया कि उनको एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें उनके परिवार को धमकी दी गई। प्रधानमंत्री जी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इस संबंध में उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर यूपी के पीलीभीत पूरनपुर रामलीला मैदान के पास रास्ते को लेकर विवाद है। कई दिनों तक बंद रहा रामलीला मैदान निर्माण कार्य। आज ही एम के आदेश पर एसडीएम सीओ इंस्पेक्टर ने पहुंच शुरू करवाया है रामलीला मैदान निर्माण कार्य। रामलीला मैदान की बाउंड्री निर्माण कार्य चल रहा है। रामलीला मैदान के 3 साइड में लगभग 12 और 14 फीट का रास्ता दिया गया है। इसके साथ ही लोगों ने 10 फीट रास्ते की मांग की, पर रास्ता नहीं मिला, जिसके चलते निर्माण कार्य रुक गया हो। डीएम के आदेश पर पूरनपुर प्रशासन ने PSC के बल पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। वहीं क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेला मैदान की हर साइड रास्ता दिया गया, इधर नहीं। मीडिया के सवालों से प्रशासन बचता नजर आया। रात 9 बजे गोबर डालने गई किशोरी को 3 युवक लाहा के खेतों में खींच ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के पिता ने ग्रामीणों के साथ सीओ विकास कुमार को जानकारी देकर थाने में तहरीर दी। पीड़िता के चाचा ने बताया है कि 14 वर्षीय किशोरी जंगल से गोबर डालकर घर लौट रही थी, तभी गांव का ही सौरभ अपने 2 साथियों के साथ किशोरी को लाहा के खेत में खींच ले गया और उससे साथ सौरभ ने दुष्कर्म किया, जिसकी तहरीर पुलिस को दे दी है। महिला पुलिस किशोरी से पूछताछ के बाद डॉक्टरी प्रशिक्षण के लिए अलीगढ़ भेजा गया है। किस तरह का मामला है? हाँ, मेरी लड़की सवेरे गोबर पास में गई। सवेरे टाइम 9 बजे करीब। 9 से बाद हुआ? 9 से बाद हुआ, 9 से पहले हुआ, 9 बजे। उसके बाद 3 लड़कों ने मेरी लड़की को सब कुछ रेप किया लड़की के संग। कौन थे वो लड़के? कहाँ के थे? एक लड़का सौरभ था, उसका नाम मालूम है, और 2 बालक अज्ञात है। पिताजी का क्या नाम है उसके? मंटोली कहते काम है। फिर अब तुम कहाँ पर आए हो इस समय? अब थाने में। किस लिए आए हो? FIR दर्ज कर दी। तहरीर दे दी है तुमने? क्या लोगों के खिलाफ तहरीर दी है? एक के खिलाफ है। 2 की पता होना है कौन है?
क्या मामला है? मेरी भतीजी सुबह गोबर डालने गई थी, तो वहाँ पे गोबर डालकर लौट रही थी, तो वहाँ लड़के खड़े थे। तो वो लड़के मतलब उस लड़की को खींचकर उस लाया के खेत में ले गए और एक लड़के ने उससे रेप किया और 2 लड़के वहाँ खड़े रहे। जो रेप किया उस लड़के का नाम सुधीर है, वो सौरभ है, सनोक सुधीर उर्फ मंटोली उसके पिता का नाम है। और जब लड़की ने वहाँ चीख पुकार करी, वहाँ मतलब हम लोग मतलब और भी कोई गए, लड़की को वहाँ से लाए। तो वहाँ से आने के बाद हम कुछ गांव के लोगों की सहमति से और थाना खैर आए, वहाँ हमने अपनी FRI दर्ज कराई। क्या लोगों के खिलाफ तहरीर दी है? खैर थाने में हमने अपनी तहरीर दी है। क्या लोगों के खिलाफ? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद में राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। 15 जनवरी से शुरू हुए पहले चरण की समाप्ति के बाद अब विहिप कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मंदिर निर्माण के लिए सहयोग प्राप्त करेंगे। वहीं ट्रस्ट पहले चरण में प्राप्त हुई धनराशि की गिनती चल रही है। अब तक हुई गिनती के अनुसार 500 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि ट्रस्ट के खाते में आ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस अभियान को विश्व हिंदू परिषद और उनके संगठनों की सहायता से संचालित कर रहा है। इस अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता डोर टू डोर राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग प्राप्त करेंगे। अयोध्या के मुख्य शहर फैजाबाद के रिगाबगंज में सोमवार यानी आज से अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय उपाध्यक्ष व राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के देश के अलग अलग राज्यों के जनपदों में अलग अलग तिथियां तय की गई हैं। अयोध्या व आसपास के जिले में 1 फरवरी में 15 फरवरी तक समर्पण निधि प्राप्त करने का अभियान चलेगा। कार्यकर्ताओं ने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों पर जाकर समर्पण निधि प्राप्त करने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण होना है। 15 जनवरी से राम मंदिर की नींव की खुदाई शुरू हो चुकी है। जिस जगह भी राम बनना है वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। लोगों को अपने पुरुषार्थ की कमाई का कुछ अंश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में निर्माण के लिए समर्पित करना चाहिए। भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर के निर्माण का कार्य 15 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही 16 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। यह अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। अभियान के दूसरे चरण में 10, 100 और 1000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त करने के लिए कूपन उपलब्ध है। इस अवसर पर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश पाधाय, भाजपा नेता अभय सिंह और बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए समाज का समर्पण स्वीकार करने का ये कार्यक्रम अयोध्या जनपद में आज से प्रारंभ हो रहा है। 15 दिन तक चलेगा। प्रयास रहेगा, कोशिश होगी, कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, दुकानों पर जाएंगे, जहां तक संभव है जाएंगे और समाज जो कुछ स्वेच्छा से देगा उसे स्वीकार करेंगे। उसके बदले में कूपन दिए जाएंगे।
कूपन पर 10 रुपया की राशि, दूसरे कूपन पर 100 रुपया की राशि और तीसरे कूपन पर 1000 रुपया की राशि छपी हुई है। समाज के इसी समर्पण से मंदिर के निर्माण का कार्य होगा। बड़ी बड़ी मशीनें काम करेंगी, इसलिए व्यक्ति नहीं जा सकता, तो व्यक्तियों की भागीदारी उनके पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त धन से होगी। सारे भारतवर्ष में ये अभियान मकर संक्रांति को प्रारंभ हो गया। 27 फरवरी रविदास जयंती तक चलेगा। सभी राज्यों ने अपनी अपनी सुविधा से तिथियां तय की हैं। अयोध्या जनपद और आसपास के जनपदों ने 1 फरवरी से 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। आज अयोध्या नगर में, फैजाबाद नगर में उसका शुभारंभ हो रहा है। सर, मंदिर निर्माण कब से शुरू होगा और अब तक ट्रस्ट के गठन के बाद से अब तक कितनी की राशि दान में आ चुकी होगी? जनरल आइडिया। मंदिर के निर्माण का कार्य 1528 से चल रहा है, जब से लड़ाई चल रही है। मंदिर के निर्माण का कार्य तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन 1949 में उस पर कब्जा कर लिया। मंदिर के निर्माण का कार्य तब शुरू हो गया जब ताले खुल गए, शिलान्यास हो गया।